हाँ सर, पीरियोडिक नहीं बताया था। अब वेटेड में पीरियोडिक नहीं बताया था, चलो वो भी देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले बताओ फीफो का आंसर बताओ। सर कौन से का? छठे क्वेश्चन का, फीफो का परपेचुअल। सर 400। 400 आ रहा है सर। और पीरियोडिक 400 दोनों सेम है सर। दोनों दोनों सेम है सर, 400 ही है। दोनों सेम है सर। फीफो 430 430 और 480। और 480। हाँ अच्छा, पीरियोडिक में अलग आ रहा है। हाँ यस सर, सर। पीरियोडिक में अलग है। ठीक है ठीक है। और सर अगले वाले 480। सर 480 और 760। और सर दूसरा है 506.66। अरे भाई अलग अलग आ गया तो। नहीं यस नहीं सर। सर 506.66। हाँ ये वाला सही आ गया। ये आ रहा है। यस हाँ सर। ये आ रहा है। तो जिसने साफ किया हो फोटो भेजो, मैं जरा सोनी को भेज दूं उसको, एक बार चेक कर लेगी। सर मेरी राइटिंग तो बड़ी बेकार है। हाँ राइटिंग सही कर लो पर अपनी, है ना। सर कोई नहीं, मैं अपनी मिस्टेक खुद देख लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख चलो लूंगी कहाँ मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होगी जहां तक है। हाँ है तो वही, ना मिले तो बता देना, फिर मैं मंगा दूंगा फोटो। हाँ ठीक है सर। ठीक है। ओके। ओके। अब ये वाला मैंने क्वेश्चन कल कराया था, इसका पीरियोडिक कराना है इस क्वेश्चन का, तो पीरियोडिक कर लेते हैं। पीरियोडिक में एक ही बार होगा। टोटल यूनिट परचेज कितनी है, पीरियोडिक तो आपने सबका किया होगा। इसमें 4 और 6 और 160, और सोल्ड कितनी है 80, तो 80 बच रही है क्या यूनिट्स। यस सर, 80 यूनिट्स हैं। ठीक है। अब पीरियोडिक में क्या होता है कि वेटेड एवरेज प्राइस का इकट्ठे निकल जाता है। वो कैसे निकलता है बताया तो आपको मैं। जो जो परचेज है, हाँ 40 पीस 6 के हिसाब से खरीदो, 20 पीस 8 के हिसाब से खरीदे हैं, और 100 पीस हमने खरीदे हैं 5 के हिसाब से। तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, तीनों को ऐड कर दो, और टोटल बताओ कितना आ रहा। चेक करना यही आ रहा क्या। 900 आएगा सर। ठीक है। अब कंबाइंड वैप निकाल लेंगे। 900 डिवाइडेड बाई क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। सर 160। सर 160 होएगा। गुड, बताओ कितना आया। सर 5.625। यस सर, 5.625। ठीक है। 80 पीस बच रहे थे, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 80 पीस बचे हुए हैं, और 5.625 625 450 आएगा आंसर इसका। जो भी आएगा। जिसको समझ नहीं आया दोबारा पूछो। चलो क्लियर है तो फोटो ले लो फटाफट से। चलो वेटेड भी आज पूरा हुआ। अब अपने स्टडी मटेरियल पर हम आ गए। मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं जहां से आप सारे चैप्टर डाउनलोड कर सकते हो। सर वो तो आ गया, स्टडी मटेरियल तो मिल गया। बुक्स आ गई। यस सर, मेरी बुक्स तो 2 दिन के बाद ही आ गई। रजिस्ट्रेशन करने के। हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर भी मैं ऑनलाइन भेज देता सर हूँ मेरी नहीं आई अभी। हाँ कोई नहीं, ऑनलाइन तो आपके पास आ जाएगा कम से कम। ठीक है ठीक है।
वो मैं भेज देता हूँ। फाउंडेशन पेपर 1, स्टडी मटेरियल। एक मिनट और लगेगा बस। ये मैंने भेज दिया। ये मैंने भेज दिया। मिल गया? यस सर। ठीक है। वैसे चारों सब्जेक्ट का है, लास्ट ईयर के पेपर्स भी हैं इस लिंक में, आरटीपी भी है, सब चीजें हैं। जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले थे स्टडी किया करो लिंक को। आज एक बहुत बेसिक बात थी जो पहले बतानी मिस हो गई थी, वो ये है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इसके बारे में कहा गया है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो या तो कॉस्ट पे की जाएगी या उसके नेट रिलायबल वैल्यू पे की जाएगी। इन दोनों में जो कम होगा, चॉइस नहीं है कि इसमें से कोई एक होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लेस। अब कॉस्ट क्या है? कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज भी आएगा प्लस ब्रिंगिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। ठीक है ना? ये मतलब कि कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और नेट रिलायबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब हम उसको स्टॉक को बेचेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस हमें कितना मिला, माइनस कर देंगे उसको बेचने के लिए हमने कितना खर्चा करना पड़ा, उसको बेचने के लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ा, वो माइनस कर दिया। ये आ गई नेट रिलायबल वैल्यू। तो कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और नेट रिलायबल वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में कम क्या है, विच एवर इज लेस, वो आपकी इन्वेंट्री मानी जाएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग ही चलना है इसके अंदर। ये इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है 1 या 2 नंबर में। चलो इसका स्क्रीनशॉट, 1 मिनट, कहां भागा जा रहा, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। ICAI के मटेरियल में है ये टोटल, ले लिया होगा, है ना? अब ये मीनिंग वगैरह आएंगे, ये सब आपको पढ़ने हैं अपने स्टेटमेंट में से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की आपको रीजंस बता रखा है कि इन्वेंट्री हम वैल्यू क्यों करते हैं, उसकी फीचर्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब बता रखा है। ये स्टॉक पता होगा तो आप अपनी इनकम को इजीली वैल्यू कर पाएंगे। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई घट गई, उसका सीधा सीधा आपकी इनकम पर इफेक्ट पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी एनालिसिस, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, इसका मतलब क्या होता है? लीगली कंपलसरी है। हमारा जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री इज मस्ट, कि आपने इन्वेंट्री के किस पार्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कौन सा मेथड यूज किया, कैसे आपने उसकी इन्वेंट्री को निकाला,
वो सब दिखाना इसमें कंपलसरी होता है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब ये होता है। तो बेसिस क्या था इन्वेंट्री का, जो मैंने बताया था आपको, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंदर भी आता है, जो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एक चैप्टर होता था जिसके अंदर बहुत सारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता था, मनी मेजरमेंट आता एक्रूअल था। कंसेप्ट। हाँ, यस सर। तो उसके अंदर एक प्रूडेंस आता था। प्रूडेंस, प्रूडेंस कह दो या उसे कह दो कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म में ये होता था कि इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होगा वो लोअर पे किया जाएगा, यानी कि हम अपने आप को कभी भी गलत फहमी में नहीं डालते हैं। इफ टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, तो हम उस पॉसिबिलिटी को चुनते हैं जिसमें हमें कम बेनिफिट होता है रिकॉर्डिंग करने के पर्पज से। तो इन्वेंट्री में जो कम वाली वैल्यू होती है उसको हम अपनी कॉस्ट मान, अपनी एक वैल्यू मान के चलते हैं कि हमारी इन्वेंट्री इतने की पड़ी है। ये सब आपको पढ़ने हैं, पढ़ने के बाद में प्रॉब्लम आएंगी। ये सब आज मैं पढ़ने को दूंगा आपको, स्टार्टिंग के पेजेस। पीरियोडिक मैं समझा चुका हूं, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि थ्योरी लिखने को आ सकती है इसकी। परपेचुअल हो चुका हमारा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आप पढ़ लेना। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में समझा दूंगा। फीफो हमारा हो गया। अभी देखो आप, क्या आपको लगेगा कि कितना सारा काम हो गया स्टडी मैट में अंदर से भी। इलेक्शन 1 आपको करना है, ये डेट है, ये परचेज है, और इतने इतने का खरीदा था। ठीक है, और इसमें से 1600 यूनिट उन्होंने बेच दी। तो ये क्वेश्चन तो परपेचुअल से हो ही नहीं सकता, ये तो पीरियोडिक से ही होगा, क्योंकि बेचने की डेट इन्होंने इकट्ठी नहीं बताई, इकट्ठा बता दिया कि कितना बेचा। इन्होंने बेचने की डेट नहीं बताई कि कब कब बेचा, इन्होंने महीने के लास्ट में बता दिया कि हमने कुल इतने का बेचा पूरे महीने में। तो जब हर महीने की, मतलब हर डेट की अलग अलग सेल मालूम नहीं है, तो परपेचुअल तो आप निकाल नहीं सकते, इसमें पीरियोडिक निकलेगा। लीफो हम कर चुके हैं। तो इन द प्रीवियस एग्जांपल एज्यूमिंग द फॉलोइंग इश्यूज, यानी कि परचेज तो हमने इलेक्शन 1 में से ले ली, जो परचेज है वो तो हमने ऊपर इलेक्शन 1 में से ले ली, वो तो डेट वाइज दे रखी थी। और सेल्स, इश्यूज का मतलब होता है सेल्स, सेल्स हमने इलेक्शन 2 में से ले ली और पूरा एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया। उस कंबाइंड क्वेश्चन को आप क्या करो, आप उसको फीफो से भी कर लेना, लीफो से भी कर लेना, पीरियोडिक भी कर लेना, परपेचुअल भी कर लेना, आंसर मैच करेंगे आपस में। इन्होंने उसका परपेचुअल लीफो से कर रखा है, इससे मैचिंग हो जाएगी। प्लीज फॉर्मेट आप यही रखना, फॉर्मेट आप यही रखना। इसे बोलते हैं स्टॉक लेजर जो हम बनाते हैं, लेकिन स्केल से बनाना फॉर्मेट पूरा प्रॉपर। इनके बारे में कोई भी थ्योरी आपको अवॉइड नहीं करनी है। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड हम कर चुके हैं, तो इलेक्शन 3 भी हम कर लेंगे। वेटेड एवरेज भी हम कर चुके हैं। एक मिनट, हाँ बेटा, इलिस्ट्रेशन 4 भी आप ट्राई करेंगे,
वो पिछले इलेक्शन पे डिपेंड है, और मैं देखता हूं नया काम जो होगा वो कराऊंगा अभी। ये थे हिस्टोरिकल मेथड्स। इसके बाद आता है बेटा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। नॉन हिस्टोरिकल, ये थोड़ा टेक्निकल है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, इस मेथड में, ये मेथड थोड़ा लॉजिकल है, ये assumption बेस्ड नहीं है, लॉजिकल मेथड है बेसिकली। इसको हम एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, एक दो और नाम भी इसको बोलते हैं, वो भी आगे मैं लिखवा दूंगा, आपको समझा दूंगा। फिलहाल तो इस मेथड को हम समझते हैं कि इस मेथड के अंदर हम स्टॉक की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर ना देखो सेल्स टैक्स आ रहा है, जबकि सेल्स टैक्स हमारा हट चुका है ना, तो स्टडी मैट में ये वाली चीज चेंज नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना के आपको देता हूं। जी बेटा, परचेजेस, ये नया क्वेश्चन है मेरी तरफ से। ये वाला इलेक्शन 5 में अभी नहीं दे रहा आपको करने को, 4 तक दिया है, प्लस ये क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूं अभी। परचेजेस लिखो 10,000 रुपीज की। गुड्स को परचेज करने में कुछ खर्चे हुए हैं, उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2,000 रुपए के, 2,000 रुपए के, ठीक है। सेल्स 15,000 रुपए की सेल्स भी हो गई। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आपने सारा गुड्स बेच दिया, आपने जो 10 और 2 12 का गुड्स आपको पड़ा है, उसमें से कुछ गुड्स आपने 15 का बेच दिया, और आपका जो क्लोथिंग स्टॉक पड़ा है उस टाइम पीरियड के एंड में क्लोथिंग स्टॉक पड़ा है, वो क्लोथिंग स्टॉक आपका सेलिंग प्राइस पर आपको मालूम है कि कितना है, एट सेलिंग प्राइस। क्लोथिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 5,000। जो क्लोथिंग स्टॉक पड़ा है आपके पास एट सेलिंग प्राइस, वो पड़ा है 5,000 रुपए का बेटा, ठीक है। अब आपको ये जो क्लोथिंग स्टॉक है यही तो इन्वेंट्री है बेटा, यही तो इन्वेंट्री है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पर दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, इन्वेंट्री एट कॉस्ट निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इन्वेंट्री एट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है ना। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसमें से प्रॉफिट माइनस करना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यही टेक्निकल है इसके अंदर, ठीक है। मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, जो बाकी लिखा है उसे इग्नोर करेंगे, जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसी को ध्यान देंगे आप, क्योंकि इसका उस ब्लैक वाले लिखे प्रिंटेड मैटर से कोई मतलब नहीं है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल अलग चल रहा है, ठीक है। या बोलूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, कि हमने टोटल गुड्स कितने का खरीदा हुआ है, 10,000 प्लस 2,000, हमारा उसमें पैसा लग गया 12,000 रुपए बेटा, 12,000 रुपीज लग गया। सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, भाई जो गुड्स बिका है वो 15 का बिका है, और जो बचा पड़ा है हमारे पास वो भी तो सेलिंग प्राइस पर ही गिवन है। तो यानी कि जो बिका है और जो नहीं बिका है, दोनों गुड्स का सेलिंग प्राइस है 20,000 रुपया। यानी कि टोटल गुड्स की कॉस्ट इतनी है और टोटल गुड्स का सेलिंग प्राइस इतना है। इस बात में जो बात आपको समझ नहीं आई है इतने मैटर के अंदर,
वो मेरे से आप पूछ लो, जल्दी बताओ। समझ में आ गया? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की मेरे पास, क्या चक्कर है? नो हाँ जी प्रॉब्लम सर, आ सर। गया आ गया गया। सर। शगुन गुड मॉर्निंग। आ गया सर। वो सर माइक बार बार पता नहीं कैसे प्रॉब्लम सी हो रही है आज, ठीक है, इसमें नेटवर्क इशू हो रहा है ठीक, इस हथौड़े वजह मार से। माइक पे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना होता अगर सारा गुड्स बिक जाता? 20,000 का बिकता, 12,000 हमारे खर्च हुए हैं, तो प्रॉफिट मेरा होता 8,000 का। 8,000। तो प्रॉफिट यहां पे अभी लिखना नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। सेल पे मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं प्रॉफिट की, कैसे निकालूंगा? ऊपर तो रख दूंगा प्रॉफिट, नीचे रख दूंगा सेलिंग प्राइस सेल सेल इंटू सेलिंग 100 प्राइस। इंटू 100। जरा बताना कितने परसेंट आ रहा है? प्रॉफिट तो है 8,000, सेलिंग प्राइस है 20,000, जल्दी करो। 40% आ रहा है क्या? हाँ सर, 40% आ रहा। यस सर। हमारा 90% काम खत्म हो गया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है सेलिंग प्राइस पर, इसे कॉस्ट पर निकालना है, तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर दो बस। और प्रॉफिट कितना है? 5,000 का 40% निकालो और घटा दो। अभी घटाते हैं, इसी के आगे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 5,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट इन्वॉल्व 5,000 का 40%, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट के परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे हमने निकाली है, तो सीधा सीधा निकाल दिया। 2,000 रुपए से प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपकी आ गई 5,000, उसका सेलिंग प्राइस है, 2,000 उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो 3,000 रुपए उसकी कॉस्ट आ गई बेटा। कोई प्रॉब्लम हो बताओ? सर ये कुछ कुछ इन्वेंट्री टर्नओवर की तरह नहीं है मेथड। नहीं, इन्वेंट्री टर्नओवर तो रेशो हो गया ना, उस रेशो के अंदर ये वाली चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, ये सब कैलकुलेशन हाँ के अंदर है। हाँ, वो सब चीज तो है। वही तो। हम्म। आ गया समझ में से। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट सारे बच्चे। ये अब आ गया कंप्लीट सोल्यूशन, लो बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड का भी मैं आपको एक क्वेश्चन खुद बना के दे रहा हूं। वो 4 इलस्ट्रेशन करने हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने कराया एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का वो करना है। स्टडी मेटेरियल के नंबर तो अलग चलेंगे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको नंबरिंग देते रहना। इसका मतलब मैंने आज ये 7th क्वेश्चन करा दिया ना? यस सर। ठीक है, तो आप 8th क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। आपने गुड्स परचेज किया 2 लाख रुपए का, उस पर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं 15,000 रुपए के बेटा। गुड्स आपने बेच दिया है 2,50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस इज 50,000। एक क्वेश्चन इसका और बना के देता हूं, 9th क्वेश्चन। परचेज 5 लाख की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 के हैं सिर्फ, सेल्स 7 लाख की है,
और ये है 1,50,000 का। ये 2 क्वेश्चन और दे दिए मैंने आपको, 8th और 9th, प्लस रीडिंग का बहुत सारा काम दिया स्टडी मटेरियल में से। जहां तक इलस्ट्रेशन 4 आ रही है वहां तक के सारे पेज आपको अच्छे से पढ़ने हैं, पेंसिल से उनको अंडरलाइन करना है जो जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको भी अंडरलाइन करना, और हो सके तो रूल कॉपी में लिखते जाना उन पॉइंट्स को। ये बात आपको आज तो बहुत नॉर्मल सी लग रही है, लेकिन जिस दिन आपके पास एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना और आप जब अपनी रूल कॉपी को देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतनी अच्छी रूल कॉपी आपकी बन गई कि खाली रूल कॉपी देखकर ही आप एग्जाम दे सकते हैं। तो मोस्टली बच्चे मेरे ऐसे ही करते हैं। रूल कॉपी एक मेन आपका वेपन रहेगा एग्जाम के लिए। रूल कॉपी में आप हर चीज डालेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कॉपी को नहीं खोल सकते एग्जाम के बीच में, क्योंकि आप पूरी पूरी किताब एग्जाम के बीच में नहीं पढ़ सकते। सिर्फ एक ही कॉपी ऐसी होगी जिसके अंदर आप हर इंपॉर्टेंट बात नोट करोगे, कुछ भी इग्नोर नहीं करोगे। थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हो, हर चीज की, मतलब मेरे बनाए हुए क्वेश्चन तो सारे रिकॉर्ड होंगे उसके अंदर। बाकी बुक में से जो बातें इंपॉर्टेंट होंगी वो सब नोट होंगी। सारे प्रोसेस, सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मेट रूल कॉपी में जाएंगे। ठीक है, 4 इलेक्शन तक की थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल हो गया, और मैंने आपको 7, 8 और 9 3 क्वेश्चन मैंने बना के दिए हैं एडजस्टेड सेटिंग प्राइस मेथड के, ये भी आपको करने हैं। ठीक, और अब हम मिलेंगे थर्सडे को बेटा, ठीक है, परसों यानी कि थर्सडे को, ठीक है। सर आपने एक में बीच में एक क्वेश्चन आपने वो कहा था कि लीफ और फीफो से करना, वो एक बार सर याद नहीं रहा मुझे कौन सा क्वेश्चन बताया था आपने। सेकंड वाला इलस्ट्रेशन सेकंड। हाँ, फर्स्ट और सेकंड मिला के करना है। सेकंड में सेल बता रखी है किस किस डेट पे हो रखा है, और फर्स्ट में परचेज बता रखी है किस किस डेट पे हो रखा है। ठीक है ठीक है। हाँ, सेकंड में मालूम हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को इंक्लूड करके ही बना हुआ है। ठीक है सर, और ये क्या नाम है, ये दोनों क्वेश्चन करने और एक वो सातों एडजस्ट सेलिंग प्राइस का करना। हाँ, 7, 8, 9 तीनों एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से ही करने हैं, ये वाले भी। ठीक है, ओके। ठीक है ना, पहले लेक्चर देख लेना आराम से, उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, ओके सर। ओके बाय। सर ओके नमस्ते। सर, गुड नाइट। नमस्ते।